जय हिंद सर। जिन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक एक तरह का ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण था और आज हम आपको दूसरे तरह का रैखिक अवकल समीकरण बता रहे हैं। पहले तरह के रैखिक अवकल समीकरण में dy/dx हुआ करता था, dy/dx प्लस py इक्वल टू q हुआ करता था। लेकिन ये दूसरे तरह का अवकल समीकरण है, इसमें dx/dy प्लस px इक्वल टू q। तो यहाँ हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जिसको हम समाकलन गुणांक भी कहते हैं। e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy होगा और इसका सॉल्यूशन होगा आपका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। तो चलिए इसी फार्मूले पर आधारित हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। देखिए अगर इसको हम dy अपॉन डी एक्स करके सॉल्व करते ना तो ये नहीं सॉल्व हो पाता, इसमें दिक्कत हो जाती। तो अब इसको हम ये dy/dx को राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो dx अपॉन dy हो जाएगा। तो dx अपॉन dy और इधर हो जाएगा x प्लस वाई। तो देखें हम कर देते हैं dx अपॉन dy और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस वाई। अब x को हम जो है लेफ्ट में ला देंगे क्योंकि x का ही कोफिशिएंट p होता है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब ये जो है रैखिक अवकल समीकरण के रूप का हो गया। अब यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट होगा p की वैल्यू -1 हो गया और q की वैल्यू जो है ये y हो जाएगी। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इसके लिए हमको इंटीग्रेशन p dy की वैल्यू निकालनी होगी। ये हो जाएगा -1 dy माइनस और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, तो ये हो गया -y। अब जो है यहाँ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy, तो ये हो जाएगा -y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा q की वैल्यू जो है ये है आपका y और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर -y और फिर dy प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। अब यहाँ पर दो फलनों के गुणन का समाकलन है, तो ऐसा करते हैं ना, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x e टू दी पावर -y इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो e टू दी पावर -y का इंटीग्रेशन करेंगे तो -e टू दी पावर -y हो जाएगा और फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर e टू दी पावर -y का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू ई टू दी पावर -y। तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो गया आपका dy प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इस 1 के यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है, तो अब हम यहाँ इंटीग्रेशन इसका कर लें
तो यक्स ई टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस वाई ई टू दी पावर माइनस वाई, और फिर ई टू दी पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा सी। अब देखें, अब हम एक काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिए, जब डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में होता है तो नॉर्मली जब सोल्यूशन हम निकालते हैं ना तो वाई लेफ्ट साइड में होता है। अगर उसके साथ कुछ और भी रहेगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली कोशिश करते हैं कि वाई लेफ्ट साइड में रहे। लेकिन जब डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में रहे तो लेफ्ट साइड में हम यक्स रखते हैं। तो जानते हैं इसके लिए क्या किया जाए, ई टू दी पावर माइनस वाई से हम डिवाइड कर देते हैं। ई टू दी पावर माइनस वाई से डिवाइड कर देंगे तो यक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वाई, और फिर ये हो जाएगा माइनस वन, और फिर यहाँ c अपान ई टू दी पावर माइनस वाई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा c ई टू दी पावर वाई। आप छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते थे, आप यहाँ भी छोड़ देंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व होता है। अच्छा, अब अगर हम चाहते तो ये दोनों माइनस था, दोनों को लेफ्ट में कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी ई टू दी पावर वाई हो जाएगा। फिलहाल अगर आप यहाँ छोड़ देते तो भी सही है, यहाँ छोड़ देते तो भी सही है, यहाँ छोड़ देते तो भी सही है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 आप सबको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ना इसी फार्मूले पे सॉल्व होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं ना, dy से दोनों पक्षों में हम पहले भाग दे दें। तो dy से भाग दे देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, y dx अपॉन dy और प्लस ये हो जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सही तरीके से करें तो ये y dx अपॉन dy प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद हम y से डिवाइड कर दे दोनों पक्षों में, y से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस हो जाएगा 1 बाई वाई यक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई कर देंगे तो y हो जाएगा। अब चलिए अब हम जो है देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं। P की वैल्यू जो मिलेगी आपकी 1 अपॉन वाई और Q की जो वैल्यू मिल रही है ये y है। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन P dy, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई, और 1 अपॉन वाई का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा आपका log y। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ये होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, तो ये हो गया आपका log y। और आपको मालूम है कि घातांक सिद्धांत से ई से log कैंसिल हो जाएगा y। अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y इज इक्वल टू ये हो जाएगा q। देखिए q की वैल्यू है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी तो y है तो y स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका dy प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3y क्यूब और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। अब फिर इसको आप जिस फॉर्म में आपका आंसर आया होगा उस फॉर्म में आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका सॉल्व हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को।
ये x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, और दिया है y इज ग्रेटर देन 0। तो y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि y पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ भी इसको भी हम dx अपॉन dy पे ही इसको ब्रेक करेंगे। तो देखिए y को हम इधर ला देते हैं, तो y को अगर हम लेफ्ट में ला देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x अपॉन वाई और प्लस 3y स्क्वायर है तो हो जाएगा 3y, और इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन dy। यानी dy बाई dx को राइट में ले गए हैं और राइट वाले को लेफ्ट में ला दिए हैं। अब क्या करें, अब पश्चांतर कर दें, लेफ्ट को राइट में कर दें और राइट को लेफ्ट में कर दें। तो फिर जो है यहाँ y से डिवाइड कर दिया गया, x अपॉन वाई और 3y स्क्वायर अपॉन वाई, तो 3y हो जाएगा। अब जो है चलिए लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू ये 1 अपॉन वाई एक्स, और फिर ये हो जाएगा 3y। लेफ्ट को पूरा राइट में लेके चले गए, राइट को पूरा लेफ्ट में ला दिए। अब इसको हमको लेफ्ट में लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dy माइनस हो गया 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। चलिए देखिए फिर x का कोफिशिएंट p हो जाएगा p इक्वल टू -1/y, और q जो होगा ये हो जाएगा आपका 3y। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, लेकिन इसके पहले हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा। तो देखें इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन p dy, यानी ये हो जाएगा -1 अपॉन वाई dy। तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस और 1 अपॉन वाई का हो जाएगा log y। अच्छा अगर माइनस को हम लेके चले जाते यहाँ पर, तो ये हो जाता log y इनवर्स हो जाता, इसको हम लिख सकते थे log 1 अपॉन वाई। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy, तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन वाई। तो e से log कैंसिल हो जाएगा और e से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व कर दें इसको, तो सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। तो q की जो वैल्यू है ये है 3y, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन वाई, और ये हो जाएगा dy प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो अब ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा देखें x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन 1 dy प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c। अब इसको हम राइट साइड में अगर कर लें तो x अपॉन वाई, ये जो है x अपॉन वाई है, और ये इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे y हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। अच्छा अगर हम चाहते तो y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देते, तो y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन निकल गया। तो ये तीनों क्वेश्चन आप सबको क्लियर हुए हैं? यस सर। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन इसके पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको, 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो विशिष्ट हल में C नहीं होता है, जब C नहीं होगा तो विशिष्ट हल होगा, और अगर C होगा तो व्यापक हल होगा। देखना है क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x
इज इक्वल टू साइन यक्स, और यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू π/3 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप, तो ये dy बाई dx के फॉर्म में है, इसीलिए dy बाई dx वाला फार्मूला आप लिखे हैं। तो देखें अब जो है यह भी dy बाई dx के रूप में रैखिक अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो y का कोफिशिएंट p होगा, और देखिए y का कोफिशिएंट 2 tan x है, तो ये हो जाएगा आपका 2 tan x, और q की जो वैल्यू है वो है sin x। तो अब हम लोग जो है इसका इंटीग्रेशन करके हम लोग निकालेंगे p की वैल्यू। तो चले देखें, तो ये हो जाएगा आपका, पहले इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू निकालें, तो 2 को हम यहाँ बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा tan x dx। तो tan का जो इंटीग्रेशन होता है log sec होता है, तो ये हो जाएगा 2 log sec x हो जाएगा। इस 2 को चाहे तो हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, 2 को अगर हम यहाँ से हटावें तो ये स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा log sec स्क्वायर। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये है log और ये है sec स्क्वायर x, फिर क्या हो जाएगा, e से log कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x इज इक्वल टू q जो है यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन q की जो वैल्यू है ये sin x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x dx प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x इक्वल टू, जरा देखिए कास स्क्वायर x को कास x इंटू कास x कर देते हैं और एक कास को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा sec x और फिर साइन अपान कास कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan x dx प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x tan x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है sec x होता है, ये हो गया आपका sec x प्लस कांस्टेंट c। अब हम वैल्यू रख करके, ये जो कंडीशन दिया हुआ है रख करके हम निकालेंगे c की वैल्यू। तो देखिए x के जगह पे π/3 करेंगे, y के जगह पे 0 करेंगे, तो देखिए y के जगह पे 0 करेंगे 0 हो जाएगा, और ये हो गया आपका sec π/3 प्लस c। तो 0 इज इक्वल टू, देखिए cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस c हो जाएगा, यानी यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चाहे तो c की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x -2 हो जाएगा। देखिए हमने आपको बताया था कि जब ये जो रैखिक अवकल समीकरण है, जब ये dy बाई dx के फॉर्म में होता है ना, तो हम लेफ्ट साइड में y रखते हैं, कोशिश करते हैं y रखने का। तो अगर हम sec स्क्वायर से डिवाइड कर दे दोनों पार्ट को, तो देखिए क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा sec अपान sec स्क्वायर, तो 1 अपान sec बचेगा, और 1 अपान sec को हम लिख सकते हैं cos x -2, और 2 अपान sec स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं cos स्क्वायर x। तो इस प्रकार ये जो है विशिष्ट हल प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको कंप्लीट हुआ। क्लियर हो गया आप सबको? यस सर। हाँ चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है 1 + x² dy/dx + 2xy = 1/1 + x²। तो सबसे पहले तो इसको सही फॉर्म में करना होगा, और सही फॉर्म में करने के लिए देखिए क्या करें, dy/dx का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, और यहाँ कॉफिशिएंट देख रहे हैं 1 + x² है, तो 1 + x² से सबको हम डिवाइड कर देंगे, तो dy/dx प्लस हो जाएगा 2x/1 + x²y, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखें 1/1 + x² होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, y का कॉफिशिएंट p = हो जाएगा 2x/1 + x², और फिर ये हो जाएगा q = 1/1 + x² का स्क्वायर। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसका इंटीग्रेशन कर लें, इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू निकाल लें, ये हो जाएगा आपका 2x/1 + x² dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 + x² को हम t मान लेंगे, अवकलन कर लीजिए, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x dx = dt, या यहाँ से चलिए 2x dx तो है ही है, फिर क्या मिलेगा, यहाँ देखें इंटीग्रेशन 2x dx के जगह पे dt हो जाएगा, और 1/1 + x² के जगह पे हो जाएगा आपका t, और ये हो जाएगा dt, तो 1/t का हो जाएगा log t इंटीग्रेशन, और फिर ये हो जाएगा आपका log t की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 1 + x²। अब ज़रा देखिए, तो ये तो इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू है। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e⁻, हो जाएगा इंटीग्रेशन p dx, तो इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू जो है log 1 + x² है, तो ई से log कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 + x², तो ये निकल गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा y × इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर ये हो जाएगा आपका, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखेंगे यहाँ। अब हम यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने देखा है ये 1 + x², और फिर यहाँ हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन q की वैल्यू आपने देखा है, ये है 1/1 + x² का स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, ये है 1 + x² dx प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, फिर क्या होगा, स्क्वायर से 1 + x² कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा y × 1 + x² = इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब कर लीजिए, ये हो गया आपका y और इंटू 1 + x², और 1/1 + x² का अगर इंटीग्रेशन हम ले लें, तो ये मिल जाएगा आपका tan 1 x प्लस कांस्टेंट c। अगर आप चाहते तो 1 + x² को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, और फिर अगर आप नहीं चाहेंगे तो छोड़ दे सकते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सॉल्व होता है। ये तो व्यापक हल था, लेकिन अगर आपको विशिष्ट हल निकालना होगा, तो विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए आपको x और y की वैल्यू इसमें पुट करनी होगी। तो चलिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रख करके c की वैल्यू निकालते हैं। रखते हैं यहाँ पर y की वैल्यू 0, तो लेफ्ट जो है 0 हो जाएगा, और राइट में अगर हम आ जाएं तो ये tan 1 x के जगह पे 1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा c। तो tan 1 1 की वैल्यू जो है 10π/4 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 0 = π/4 + c, यानी c की वैल्यू हो गई -π/4। अब यहाँ पर c की वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये हो गया y 1 + x² = हो जाएगा tan 1 x,
और c की वैल्यू -π/4। आप चाहे तो 1 + x² को राइट साइड में भी ले जा सकते हैं, और नहीं अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। मूल बिंदु से गुजरने वाला, तो मूल बिंदु आपको मालूम है, मूल बिंदु 0 0 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो dy/dx होती है। तो स्पर्श रेखा पर प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। निर्देशांक x y है तो उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा dy/dx -y = हो जाएगा x। फिर हम सॉल्व करें तो यहाँ p की जो वैल्यू होगी -1 होगी, q की वैल्यू हो जाएगी x। फिर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू निकालेंगे -1 dx, यानी ये हो जाएगा -x। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन p dx यानी -x हो जाएगा। अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q। तो q की वैल्यू है x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻−x dx प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। y e⁻−x ये इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड फंक्शन मान लें और इसको सॉल्व कर लें। फिर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा -e⁻−x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e⁻−x का माइनस हो जाएगा -e⁻−x dx प्लस c हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये y e⁻−x -x e⁻−x और फिर e⁻−x का इंटीग्रेशन हम ले लें तो ये -e⁻−x dx प्लस कांस्टेंट e⁻−x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ये आपका कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट c हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। जो इनिशियल कंडीशन है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रख करके हम c की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे 0 हो जाएगा और -e⁻0 हो जाएगा प्लस c, तो फिर ये तो 0 हो गया। 0 = e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, -1 प्लस c यानी c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब c की वैल्यू यहाँ हम 1 रख दे रहे हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। y e⁻−x -x और फिर ये मिलेगा आपको -e⁻−x और c की जो वैल्यू है ये 1 निकली है, 1 रख दीजिए। अच्छा, अब हम जो है यहाँ से चाहे तो e⁻−x हटा सकते हैं। e⁻−x हटाने के लिए इससे डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा आपका y -x, ये हो जाएगा -1 और ये 1/e⁻−x ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा e⁻x। अब इसको चाहे तो हम लेफ्ट में भी ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा x + y + 1 = e⁻x, या जिस फॉर्म में आपको दिया होगा उस फॉर्म में आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका सॉल्व होता है। क्लियर हुआ आप सबको? यस सर।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है बिंदु 0 2 से गुजरने वाले, देखिए बिंदु 0 2 यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। 0 2 से गुजरने वाले उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, जरा ध्यान देखिए, किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग यानी x प्लस वाई, निर्देशांक x y होता है, निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx होती है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता से 5 अधिक है। ध्यान दीजिए, x प्लस वाई dy बाई dx से 5 अधिक है। तो dy बाई dx में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब हम 5 को लेफ्ट में लेकर के चले जाएं तो फिर देखिए क्या मिलेगा आपको। ये हो गया x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू dy बाई dx। अब राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट मिला दें तो ये हो जाएगा dy बाई dx और फिर ये हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू q। तो देखें ऐसा करते हैं, पूरा लेफ्ट को पूर्ण रूपेण राइट में और राइट को पूर्ण रूपेण लेफ्ट में ले जा रहे हैं। तो ये होगा x प्लस वाई माइनस 5 और अब जो है y को हम यहाँ से लेफ्ट में लाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x माइनस 5। अब हम सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू मिलेगी -1, q की मिलेगी वैल्यू x माइनस 5 और अब हम जो है इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 dx, तो फिर ये हो जाएगा -x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर -x और ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन q। तो q की जो वैल्यू है वो आपका x माइनस 5 है और फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ई टू दी पावर -x और ये हो जाएगा dx प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। यहाँ से ये हो गया y ई टू दी पावर -x इक्वल टू, अब इसको अलग अलग करके हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x ई टू दी पावर -x dx और फिर ये हो जाएगा -5 इंटीग्रेशन ई टू दी पावर -x dx प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं राइट साइड में। तो y ई टू दी पावर -x इजकल टू, यहाँ देखें प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन ऑफ टू प्रोडक्ट है तो देखिए ये फर्स्ट फंक्शन और इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -e टू दी पावर -x और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस और फिर हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और e टू दी पावर -x का करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा e टू दी पावर -x dx और फिर देखें ये है आपका -5 और इंटीग्रेशन e टू दी पावर -x dx और प्लस हो जाएगा आपका कांस्टेंट c। अब देखें हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, इसको हम चाहें तो एक जगह कर लें इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करें
तो y e टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस यक्स ई टू दी पावर माइनस यक्स, और फिर ये हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स और यहाँ -5 e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा -4 इंटीग्रेशन माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c। फिर सॉल्व करते हैं इसको, तो y e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एक्स, और फिर ये हो जाएगा आपका -4 और e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब अगर पहले हम c की वैल्यू निकाल लें, c की वैल्यू निकालने के बाद फिर इसके आगे के प्रोसेस को करेंगे। 0 2 से सेटिस्फाइड करना है, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 2 करना है। चलिए रख रहे हैं, 2 e टू दी पावर 0 हो जाएगा, x के जगह पे 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस हो गया 4 और e टू दी पावर -0 यानी 0 प्लस c हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2 e टू दी पावर 0 1 होता है और ये हो जाएगा आपका 4 e टू दी पावर 0 1 होता है और c हो जाएगा, और फिर 4 को इधर ला देंगे 2 -4 हो जाएगा, तो c की जो वैल्यू मिलेगी वो -2 मिलेगी। c की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर। फिर ये हो जाएगा y e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स और प्लस हो जाएगा 4 e टू दी पावर माइनस एक्स और c की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर -2। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, e टू दी पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस हो जाएगा 4 और -2 और e टू दी पावर x हो जाएगा। अब अगर हम चाहते तो जो माइनस वाला है माइनस वाले को लेफ्ट में कर दें, प्लस वाले को राइट में रहने दें। वैसे क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो चुका है, अगर हम यहीं छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर और हम सॉल्व करना चाहें तो x प्लस वाई और ये जो माइनस वाला पूरा टर्म है उसको एक तरफ ला दें तो प्लस 2 e टू दी पावर x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 रहा और क्वेश्चन नंबर 17 आपका सॉल्व होता है। क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19। हालांकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है लेकिन चलिए देख लिया जाए क्या पूछा जा रहा है। अवकल समीकरण x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर का समाकल गुणक, समाकल गुणक का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको तो सबसे पहले सही तरीके से हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एक्स वाई, सॉरी -1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो y को कोफिशिएंट p होता है, p की वैल्यू हो गई -1 अपॉन x और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग एक्स। अब हम निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर और ये हो जाएगा माइनस, अच्छा इसको एक काम और कर सकते हैं, माइनस को हटाएंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन एक्स, ई से log कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकल गुणांक पूछ रहा था, इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट आपका सही ऑप्शन है। अब इसके बाद चलिए हम 19 को भी बता देते हैं यहीं पर। तो 19 में आपको दिया हुआ है 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई और प्लस दिया हुआ है आपको वाई एक्स। इसका समाकल गुणांक पूछ रहा है, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम ये जो देख रहे हैं और अच्छा इज इक्वल टू ए वाई दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए वाई है। तो चलिए अब यहाँ से अगर हम डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालें तो एक काम करते हैं, पहले 1 माइनस वाई स्क्वायर से समय डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन 1 प्लस, सॉरी
1 माइनस वाई स्क्वायर यक्स हो जाएगा और ये इक्वल टू ए वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो दूसरे टाइप का जो इंटीग्रेशन होता था वो है, तो अब जो है यहाँ पर p की जो वैल्यू होगी ये y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर होगी। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन पहले निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन p dy होता है, क्योंकि ये सेकेंड टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ऐसा करते हैं ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम t मान लेते हैं, तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1 का 0 हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और फिर y डी वाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा, y डी वाई की वैल्यू, तो y डी वाई इजकल टू माइनस 1 अपॉन 2 डी टी हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन y डी वाई के जगह पे माइनस 1/2 डी टी हो जाएगा और 1 अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे हो गया t, तो ये हो गया माइनस 1/2 लॉग t हो जाएगा। और माइनस 1/2 को हम लेके चले जाते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा log 1 अपान और अंडर रूट टी हो जाएगा। तो अब जो है t की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो फिर देखिए ये हो गया log 1 अपान अंडर रूट टी के जगह पे 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p डी वाई होता है। तो इसकी वैल्यू निकल गई है log 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो e से log कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका जो डी ऑप्शन है यही सही ऑप्शन है। तो इस प्रकार ये जो एक्सरसाइज 9.6 था, ये एक्सरसाइज 9.6 पूर्ण रूपेण आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम जो है विविध प्रश्नावली और विविध प्रश्नावली से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया है सबको ना? यस सर। चलिए, और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।